इशिका ने बहुत सिकुड़ते हुए नाराजगी से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, फिर होठ फुलाकर हल्की झुंझलाहट से बोली, अपने सीने में दिल की जगह पत्थर फिट कर रखा है क्या? उसके चेहरे पर साफ साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनते ही शेखर कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे यूं ही घूरता रह गया। उसकी गहरी नजरें सीधा इशिका की आंखों में टिकी थी। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि फिश टैंक में तैरती मछलियों की हल्की सी हलचल भी सुनाई दे रही थी। फिर शेखर ने बेहद शांत मगर चेतावनी भरे लहजे में कहा, शायद तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, कहो तो मैं बंद कर दूं इसे अभी अपने तरीके से। उसके सब सुनते ही इशिका का सारा कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो गया था। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई थी। बिना एक सेकंड गवाए उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख लिए और लगातार ना में अपना सिर हिलाने लगी। उसकी उस घबराई हुई हरकत को देखकर शेखर के होठों पर बेहद हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिसे उसने तुरंत अपने गंभीर चेहरे के पीछे छिपा लिया था। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले ही पल दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज सुनते ही शेखर का ध्यान उधर चला गया। उसने बिना देर किए इशिका को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने में इस तरह लगा लिया कि बाहर से उसका चेहरा बिल्कुल भी ना दिखाई दे। इशिका को समझ पाती उससे पहले ही वो पूरी तरह उसकी बाहों के घेरे में आ चुकी थी। दूसरी तरफ बेचारा वेटर, जो कुछ मिनट पहले ही शेखर की सख्त चेतावनी सुन चुका था, इस बार तो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। सिर झुकाए हुए उसने जल्दी जल्दी डिनर टेबल पर अपना खाना सजाया, प्लेटें व्यस्त की और एक शब्द बोले बिना वहां से निकल गया। उसके जाते ही कमरे का दरवाजा दोबारा बंद हुआ और फिर वही शांति का माहौल लौट आया था। शेखर ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की। इशिका उसके सीने से अलग हुई और हल्की सी नाराजी उससे दिखाने लगी। तभी शेखर बिल्कुल नॉर्मल स्वर में उसकी तरफ देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। उसकी बात सुनकर इशिका ने अविश्वास से उसे घूरा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन शेखर जैसे मन की हर बात पहले से ही जानता था। उसने बिना मुस्कुराए उसकी ठहरी हुई नजरें देखी और उसे ठहरे हुए अंदाज में कहा, अगर तुम्हें नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैं बहुत सारी चीजें खुद भी खा सकता हूँ खाने के अलावा, और रही बात तुम्हारी तो तुम भी कुछ नहीं खा पाओगी। उसकी बातों में वो बेशरम शरारत और आत्मविश्वास छिपा था, जिसे सुनकर इशिका के गाल हल्के हल्के लाल पड़ गए थे। उसने झेपते हुए तुरंत नजरें फेर ली। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उसने जिद की तो शेखर उसे और भी ज्यादा परेशान करेगा। इसीलिए बिना कोई बहस किए उसने जल्दी से प्लेट अपनी तरफ खींची और खाने का एक छोटा सा निवाला बनाया और हल्की सी झंझलाहट के साथ उसे शेखर की तरफ बढ़ा दिया, जबकि शेखर उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर वही संतुष्ट हल्की सी मुस्कान लौट आई थी, मानो उसे पहले से ही पता था कि आखिरकार इशिका उसकी बात मान ही जाएगी। इशिका ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ जो निवाला उसकी तरफ बढ़ाया था, शेखर ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप खा लिया। उसके चेहरे पर ना कोई स्माइल थी, ना ही कोई टिप्पणी, बस वही हमेशा वाली गंभीरता। इशिका अगला निवाला बनाने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन की रिंग पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ गई। उसने जल्दी से फोन उठाया। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसने देखा राध्या। एक पल के लिए उसकी नजर शेखर पर गई। शेखर बिना कुछ कहे लगातार उसी को देख रहा था। उसकी गहरी निगाहों में ऐसा भाव था कि इशिका बिना कुछ बोले ही समझ गई कि उसे क्या करना चाहिए। उसने चुपचाप कॉल रिसीव किया और फोन स्पीकर पर कर दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से राध्या की चिंता भरी आवाज उसे सुनाई दी, इशू इशू कहाँ है तू? खाने का टाइम हो गया है। मैंने राखी को भी कॉल किया था, लेकिन उसने बताया कि तू ऑफिस में नहीं है। राध्या की आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। इशिका ने तुरंत खुद को संभाला। वो अभी भी शेखर की गोद में ही बैठी हुई थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की, ताकि उसकी आवाज से राध्या को किसी भी तरीके का कोई शक न हो। वहीं शेखर बिना एक शब्द बोले उसकी हर छोटी छोटी सी हरकत को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। कुछ सेकंड खुद को नॉर्मल करने के बाद इशिका ने बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए नॉर्मल वॉइस में कहा, राघु, मैं अभी बाहर हूँ कुछ काम पर, मैं खाकर ही आऊंगी, तुम लोग खा लो। उसकी वॉइस बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अंदर की हल्की सी घबराहट फिर भी छिप नहीं पा रही थी। इतना कहते ही उसने बिना ज्यादा बात किए और बिना ज्यादा बात बढ़ाए कॉल को कट कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया था। शेखर कुछ पल तक चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक हल्की सी कसक जरूर उड़ गई थी। उसे अच्छा नहीं लगा कि इशिका ने राध्या से ये नहीं कहा कि वो इस समय उसके साथ है। हालांकि अगले ही पल उसने उस एहसास को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने हमेशा की तरह खुद को शांत रखा, मानो उस बात से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इशिका ने भी उसकी तरफ देख के दोबारा प्लेट उठाई और एक निवाला और बना के उसकी तरफ देख दिया।
लेकिन जैसे ही उसने खाना उठाया, शेखर ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। उसकी उंगलियां बेहद सहजता से उसके हाथ पर ठहर गई थी। फिर उसने खुद प्लेट अपनी तरफ खींची, अपने हाथों से एक छोटा सा निवाला बनाया और बिना कुछ कहे उसके इशिका की तरफ बढ़ा दिया। उस एक नॉर्मल सी हरकत ने जैसे अचानक इशिका के अंदर दबी हुई कोई बहुत ही पुरानी याद जगा दी थी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल शून्य में टिक गई थी। अगले ही पल उनमें से नमी उतर आई। पलकों के किनारे पर आंसू चमकने लगे थे। वो बस उस बड़े हुए निवाले को ही देखती रह गई थी। उसके मन में अतीत के न जाने कितने अधूरे पल एक साथ लौट आए थे और उन यादों का बोझ उसकी आंखों से बहने के लिए तैयार था। फ्लैशबैक। आज का दिन भी सिया के लिए किसी सजा से कम नहीं था। सुबह से ही रीमा का गुस्सा उसी पर टूट पड़ा था। छोटी छोटी बातों पर उसे बेरहमी से मारा गया, डांटा गया और आखिर में उसे बिना खाना दिए घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस वक्त उसकी दादी भी घर पर नहीं थी, वरना हर बार की तरह वो किसी न किसी तरह उसे बचा ही लेती थी। दोपहर की तेज धूप जमीन को तपते अंगारों जैसी बना चुकी थी। सिया के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो नंगे पैर धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम पर गर्म जमीन उसके तलवों को जला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा आदत दिखाई दे रही थी, जैसे ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। घर के दरवाजे पर खड़ी ईशानी उसे इस हालत में देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी और आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसी समय सिया किसी काम से बाहर निकली और दूसरी तरफ से आता हुआ अनमोल भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सिया पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए थे। उसने सबसे पहले उसके पैरों की तरफ देखा। तपती सड़क पर बिना चप्पलों के चलते हुए उसके पैर लाल पड़ चुके थे। ये नजारा देखते ही अनमोल के चेहरे का रंग बदल गया था। वो बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और कुछ कहे बिना उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि अनमोल के चेहरे पर सिर्फ चिंता ही दिखाई दे रही थी। उसने उसे जमीन पर दोबारा पैर भी रखने नहीं दिया और सीधे उसे गोद में उठाए पास वाले मंदिर की तरफ लेके चल पड़ा। मंदिर में उस दिन भंडारा चल रहा था। चारों तरफ लोगों की आवाजें आ रही थी। कहीं घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी तो कहीं भजन की आवाज हवा में घुली हुई थी। गर्मा गर्म पूरी, सब्जी और चावल की खुशबू पूरे परिसर में फैली हुई थी। जैसे ही सिया की नजर खाने पर पड़ी, उसके पेट में हल्की हल्की ऐंठन उठने लगी थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। उसने मासूमियत से अनमोल की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अक्कू, कुछ खाने को दोगे क्या? उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बस एक मासूम सी उम्मीद थी। अनमोल ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसकी नजर मंदिर में चल रहे भंडारे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। वो सिया को मंदिर के पीछे बने पड़े पेड़ की ठंडी हवा में ले गया, जहाँ जमीन बाकी जगहों से थोड़ी ठंडी थी। उसने बहुत संभाल कर उसे वहां बैठाया, उसके बिखरे बाल कानों के पीछे की और नरम सी आवाज में बोला, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। सिया चुपचाप वहीं उसे बैठे हुए जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में भरोसा भी था कि अक्कू उसे भूखा नहीं छोड़ेगा। अनमोल तेज कदमों से भंडारे की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेबसी भी थी। वो चाहता तो सिया को अपने घर ले जाता, लेकिन उसके अपने घर के हालात भी तो ऐसे नहीं थे कि वो उसे सुरक्षित रख पाता। दुनिया की नजरों में वो एक नॉर्मल सा लड़का था। किसी को ये नहीं पता था कि वो बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक पहले से ही बनकर बैठा है। फिर भी उस उम्र में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि घर के बड़े लोगों के सामने खड़ा होकर सिया के लिए लड़ सके। यही मजबूरी उसके दिल को हर पल कचोटती रहती थी। इसीलिए उसने चुपचाप भंडारे की लाइन में लगकर पूरी सब्जी और चावल लिए और जल्दी जल्दी वापस लौटने लगा। उधर पेड़ की छांव में बैठी सिया अपनी छोटी सी हथेलियों को घुटने पर टिकाए उसी रास्ते को देख रही थी जिधर से अनमोल अभी अभी गया था। उसके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने अक्कू के लौटने का इंतजार था। अनमोल जल्दी जल्दी मंदिर के भंडारे से वापस लौटा। उसके हाथ में पूरी सब्जी और चावल से भरी प्लेट थी। तेज चलने की वजह से उसकी सांसें हल्की हल्की सी तेज हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चिंता थी, सिया की भूख। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्लेट उसके सामने रखते हुए नरम सी वॉइस में बोला, लो, तुम जल्दी से इसे खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। जैसे ही सिया की नजर खाने पर पड़ी, उसके चेहरे पर मासूम सी खुशी फैल गई थी। उसकी आंखों की उदासी जैसे कुछ पल के लिए गायब सी हो गई थी। उसने जल्दी से एक निवाला बनाया और अपने मुंह तक ले जाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो वहीं रुक गई थी। उसने बिना कुछ कहे वही निवाला अनमोल की तरफ बढ़ा दिया। उस छोटी सी हरकत को देखकर अनमोल के चेहरे पर और उसके होठों पर अपने आप ही एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी।
उसने बिना कोई बहाना किए वो निवाला तुरंत खा लिया था। फिर उसने खुद अपने हाथों से दूसरा निवाला बनाया और प्यार से सिया की तरफ बढ़ा दिया था। सिया भी बिना किसी झिझक के उसे खा गई थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह अपने हाथों से खाना खिलाते रहे। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज, पेड़ों की ठंडी छांव और उनके बीच का वो मासूम अपनापन उस पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में लौटते ही इशिका की आंखों के सामने वही पुराना सा दृश्य बार बार घूमने लगा था। शेखर के हाथों से उसकी तरफ बढ़ा हुआ निवाला और बचपन का वही मासूम पल दोनों एक दूसरे में जैसे घुलने लगे थे उसके लिए। उसकी पलकों पर ठहरी नमी अब आंसुओं में बदल चुकी थी। शेखर ने उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखा। कुछ पल तक वो चुपचाप उसे देखता रह गया। फिर अपनी गंभीर सी वॉइस में बोला, ऐसे लोगे तुम अपना बदला? हाँ। उसकी आवाज पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन उसमें एक सवाल भी छुपा हुआ था। मगर इस बार इशिका पर उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने अब तक अपने भीतर जितने भी जज्बातों को छिपा कर रखा था वो सब एक साथ बाहर आने लगे थे। उसके होंठ कांपने लगे थे, उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे और अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे शेखर की तरफ झुककर उसे कसकर गले से लगा लिया था। उसके कंधे पर चेहरा छुपाते वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और टूटी हुई आवाज में बस इतना ही कह सकी, आई मिस यू अकू, आई रियली मिस यू। उन शब्दों में बरसों का बिछड़ाव, दर्द, इंतजार एक साथ घुला हुआ था। लेकिन शेखर वैसा नहीं था जैसा कभी अनमोल हुआ करता था। उसके चेहरे पर कोई भी नरमी नहीं आई थी। वो अभी भी अपने भीतर के गुस्से और टूटे हुए भरोसे को थामे हुए बैठा था। इसलिए उसने इशिका को वापस से गले नहीं लगाया था। उसके हाथ अपनी जगह पर वैसे ही ठहरे रहे थे। फिर भी उसने उसे खुद से अलग भी नहीं किया था। इशिका को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वो उसी तरह उसके गले लगी रही मानो बरसों बाद उसे अपना खोया हुआ सहारा मिल गया हो। उसकी सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। रोते रोते उसकी सांसें भारी हो गई थी और थकान ने आखिरकार उस पर जीत हासिल कर ली थी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया था। वो उसी तरह शेखर के सीने में लगी हुई ही गहरी नींद में चली गई थी, जबकि शेखर खामोश बैठा उसे देखता रह गया था। कमरे में फिर से वही सन्नाटा लौट आया था, लेकिन उस खामोशी के भीतर अनकहे जज्बातों का शोर अभी भी साफ महसूस किया जा सकता था। जब शेखर ने देखा कि इशिका रोते रोते उसकी बाहों में ही सो चुकी है और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, तो वो कुछ पल तक बस चुपचाप उसे देखता रह गया। इशिका का चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था। उसकी बिखरी हुई सी लटें आधा उसके चेहरे को ढक रही थी और उसकी सांसें अभी भी पूरी तरह बिल्कुल शांत सी लग रही थी। वो इतनी गहरी नींद में थी कि जैसे बरसों बाद उसे पहली बार सुकून मिला हो। शेखर ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। उसने उसे जगाने की कोशिश तक नहीं की। रात के लगभग 10 बजने वाले थे। उसने धीरे से इशिका का फोन उठाया। लॉक पहले से खुला हुआ था। बिना कोई आवाज किए उसने श्रेया को एक छोटा सा मैसेज टाइप करके भेजा कि इशिका आज रात वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। शेखर अच्छी तरह जानता था कि उससे कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर भी नहीं सकता है, लेकिन अगर इशिका वापस जाती तो उससे एक के बाद एक न जाने कितने सवाल किए जाते। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। ऊपर से घर में शादी का माहौल था। सभी लोग देर रात तक जाग रहे होंगे और किसी की भी नजर इशिका पर पड़ सकती थी। इसीलिए उसने बिना देर किए बहुत संभल कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। इशिका ने नींद में ही अनजाने में अपना चेहरा फिर से उसके सीने में छिपा लिया था। उसे उसी तरह अपनी बाहों में संभाले शेखर होटल से बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे देखते ही तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया। कार का पार्टीशन अभी भी पहले से ही ऑन था। जैसे ही शेखर पीछे की सीट पर बैठा, गार्ड्स ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। कार धीरे धीरे होटल से बाहर निकलकर रात की सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी थी। बाहर शहर की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी, जबकि कार के भीतर वही गहरी खामोशी बसरी हुई थी। शेखर ने इशिका को अभी भी गहरे नींद में ही संभाल कर रखा था। उसका एक हाथ उसकी पीठ पर था, जबकि दूसरे हाथ से वो बहुत धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, न कोई खुशी न ही कोई गुस्सा। वो बस वही हमेशा की तरह इमोशनलेस चेहरा उसके पास था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठे ड्राइवर को शांत लेकिन ऑर्डर भरी वॉइस में बोला, फार्म हाउस ले चलो। इतना सुनते ही ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी का रुख तुरंत बदल दिया। उसके पीछे चल रही बाकी गाड़ियां भी तुरंत उसी डायरेक्शन में मुड़ गई। पूरा काफिला रात के अंधेरे को चीरता हुआ शेखर के फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते भर इशिका उसी तरह गहरी नींद में उसके सीने से लगी रही और शेखर चुपचाप उसे सोए हुए चेहरे को कभी कभी देख लिया करता था। करीब कुछ देर बाद गाड़ियों एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक गई। कार रुकते ही ड्राइवर ने हल्के से डर के साथ पीछे देखते हुए धीमी सी वॉइस में कहा, सर हम पहुंच गए हैं।
लेकिन शेखर ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बिल्कुल शांत बैठा रहा था। अगले ही पल बाहर मौजूद कुछ गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। शेखर बहुत ही सावधानी से इशिका को अपनी गोद में उठाए बाहर निकला। सामने उसका फार्म हाउस दिखाई दे रहा था। किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। हालांकि बेहद अमीर लोगों के हिसाब से उसका आकार बहुत बड़ा भी नहीं था। फिर भी वहाँ आराम से 10-12 कमरे आराम से बने हुए थे। चारों तरफ फैली हरियाली, हल्की पीली रोशनी और रात की ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उस वक्त घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ समय समय पर साफ सफाई करने वाले केयरटेकर ही आया करते थे। शेखर बिना रुके सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे की तरफ बढ़ गया और बहुत संभाल कर इशिका की अपने बाहों में लिए हुए उसी कमरे के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ इटली में एक बड़ा लेकिन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ कमरा। दीवारों पर हल्की पीली रोशनी सिर्फ इतनी थी कि वहाँ बैठे लोगों के चेहरे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक लंबी टेबल रखी थी जिसके चारों तरफ कई लोग गंभीर चेहरों के साथ बैठे हुए थे। माहौल इतना ज्यादा शांत था कि किसी के पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। साफ महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई बेहद इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। उन सभी लोगों के बीच सबसे आगे एक ऊंची किंग चेयर पर एक खतरनाक पर्सनालिटी वाला इंसान बेहद आराम से बैठा हुआ था। उसकी पीठ कुर्सी से टिकी हुई थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें कमरे में बैठे हर इंसान की छोटी छोटी हरकत पर बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई अपनी रिपोर्ट समझा रहा था, कोई उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छिप रहा था। पूरे कमरे में ऐसा दबदबा कि कोई भी उसकी इजाजत के बिना एक शब्द ज्यादा बोलने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि शेरा था, जो इस खास मीटिंग के लिए इटली आया हुआ था। उसकी मौजूदगी ही कमरे के माहौल को और भी ज्यादा भारी बना रही थी। उसकी पर्सनैलिटी किसी आम इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर भाव बहुत कम ही दिखाई देते थे, लेकिन उसकी आंखें ही सामने वाले के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। कहा जाता था कि अगर शेखर के बाद किसी को मौत का देवता कहा जाता था तो वो था शेरा। उसे किसी पर रहम नहीं आता था। जिसने उसके रास्ते में आने की गलती की, उसका अंजाम लगभग तय माना जाता था। इसीलिए वहां मौजूद हर इंसान उससे एक सम्मान भरा डर रखता था। मीटिंग अभी चल रही थी और शेरा पूरी गंभीरता के साथ सबकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज की हल्की सी नोटिफिकेशन वाइब्रेट हुई। उसने बिना देखे उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। इस बार उसकी नजर अचानक ही फोन की स्क्रीन पर चली गई। आसपास बैठे कुछ लोगों की नजरें अचानक ही उसकी तरफ उठ गई थी, क्योंकि मीटिंग के बीच ऐसा होना बेहद कम होता था। शेरा ने बिना जल्दी किए फोन उठाया और मैसेज खोला। स्क्रीन पर आते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गई थी। मैसेज में शेखर और इशिका की कई तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली गई थी। उन तस्वीरों में दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड तक शेरा बस उन्हें यूं ही देखता रह गया। फिर उसके सख्त और बावहीन चेहरे पर हल्की सी छिपी हुई सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन धीमे से कहा, मतलब बॉस को लेडी बॉस मिल चुकी है। उसके शब्दों में पहली बार हल्की सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। अगले ही पल उसने फोन लॉक किया। बिना किसी अतिरिक्त बात के अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और पूरे कमरे में एक नजर डालते हुए सिर्फ इतना कहा, इट्स ओवर। उसकी आवाज गूंजते ही कमरे में बैठे लोग तुरंत खड़े हो गए थे। किसी ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। शेरा अपने लोगों के साथ उसी रौबदार अंदाज में वहां से बाहर निकल गया, जबकि उसके चेहरे पर उभरी वो हल्की सी मुस्कान भी ये बता रही थी कि उसे अभी अभी मिली खबर उसके लिए कितनी बड़ी जीत से कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। शेखर बहुत ही सावधानी से इशिका को बेड पर लिटाकर कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रह गया था। वो गहरी नींद में थी और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। उसे जगाए बिना शेखर धीरे से पीछे हटा और बालकनी की तरफ चला गया। कमरे में आने के बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने नीचे सिर्फ ग्रे रंग का ट्राउजर पहन रखा था, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर न थकान थी, न आराम, न कोई एहसास। उसकी आंखों में अभी भी अनगिनत अधूरे ख्याल घूम रहे थे। बालकनी में पहुंचते ही उसने जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और एक लंबा सा कस लिया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जबकि दूर तक फैली खामोशी उसके भीतर के तूफान को और भी ज्यादा गहरा कर रही थी। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर नजर डाले। फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही उसने बिना देर के कॉल रिसीव कर ली और हमेशा की तरह सिर्फ एक ही शब्द कहा, हूँ। दूसरी तरफ से शेरा की गंभीर सी वॉइस सुनाई दी, बॉस, मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी है, आप एक बार देख लेना, बाकी आई एम फुल। क्या करना है? शेखर ने एक और कस लिया।
कुछ पल तक वो सामने फैले अंधेरे को देखता रहा, फिर बिल्कुल शांत और कंट्रोलिंग वॉइस में बोला, उसको अभी कुछ मत करना, उसे मैं देख लूंगा, बाकी मैं अभी 2 दिन खाली नहीं हूँ। माँ मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगी तो मैं परसों ही देख लूंगा। और हाँ, मैं अब यही रहकर काम करूंगा, तुम्हारी लेडी बॉस को मनाने में टाइम लगेगा। उसके आखिरी शब्द सुनते ही दूसरी तरफ खड़ा सेरा अचानक ही मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर पहली बार खुलकर संतोष दिखाई दिया था। वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। शेखर ने फोन वापस जेब में रखा। कुछ देर तक वो उसी तरह रेलिंग के सहारे खड़ा रहा, रात के सन्नाटे को देखता रहा। फिर उसने सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसे ट्रैश में बुझाया और धीमे से कदमों से वापस कमरे के अंदर चला गया। कमरे में एंट्री होते ही उसकी नजर फिर से इशिका पर जा रही थी। वो अभी भी गहरी नींद में थी। उसने एक तकियों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, मानो उसी में सुकून मिल रहा हो उसे। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर पहली बार शेखर की गंभीर आंखों की हल्की सी नमी उतर आई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस तकिए पर पड़ गई और उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान उभर आई थी। वो धीरे से बेड के पास गया और उस तकिए को बहुत संभाल कर उसकी बाहों से अलग कर दिया था और नीचे रख दिया था। फिर खुद उसके पास लेट गया था। उसने बहुत ही एहतियात से इशिका के अपने बाहों में समेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और आंखें बंद कर ली थी। नींद में भी इशिका को जैसे उस परिचित एहसास का सुकून मिल रहा हो। उसने अनजाने में खुद को थोड़ा और उसके करीब कर लिया था और उसे कसकर पकड़ लिया था। उस छोटे से स्पर्श ने शेखर के चेहरे की सारी शक्ति कुछ पल के लिए बिल्कुल पिघला सी दी थी। उसके होठों पर एक बेहद हल्की सच्ची मुस्कान उभर आई थी। बरसों बाद शायद पहली बार उसने अपने भीतर फैली बेचैनी को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत सा महसूस होते हुए देखा था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कमरे के बड़े कांच वाले दरवाजों से छटकर अंदर आ रही थी। बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की धीमी आवाज, चहचहाहट पूरे फार्म हाउस के शांत माहौल को और भी ज्यादा सुकून भरा हुआ बना रही थी। इशिका की पलकों में हलचल हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। कुछ पल तक वो छत को यूं ही देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो है कहाँ पे। फिर उसने आलस भरी एक लंबी अंगड़ाई ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी सिकन उभर आई थी। उसने तुरंत अपनी कमर पर हाथ रखा और दर्द महसूस करते हुए धीमी सी कराह उठी उसके अंदर। बाहें सिकुड़कर वो बुदबुदाई, हाय कितना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात कोई मुझे जकड़ कर सो रहा था। उसके अंदाज में झुंझलाहट भी थी और हैरानी भी। उसे पिछली रात की बातें पूरी तरह याद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खुद समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके शरीर में आखिर इतनी अकड़न क्यों है। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। बाहर से आती ठंडी हवा के साथ किसी के कदमों की आहट भी अंदर आई। इशिका अभी भी उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि कमरे में कोई आ चुका है। दरवाजे पर खड़ा शेखर अभी अभी जिम से लौटा था। उसके माथे और गर्दन पर पसीने की महीन की बूंदें चमक रही थी। उसने अभी तक शर्ट भी नहीं पहनी थी और उसकी तेज तरार गरजती बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में अभी भी तौलिया था, जिससे वो हल्के हल्के अपने चेहरे के पसीनों को पोंछ रहा था। जैसे ही उसने इशिका की बात सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए थे। उसने कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर हमेशा की तरह शांत और इमोशनलेस चेहरे के साथ दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, दुखेगा ही, आखिर रात भर तुम मेरे साथ बिस्तर पर जो सोई थी। उसने ये बात बिल्कुल सपाट लहजे में कही थी, मानो कोई नॉर्मल तथ्य बता रहा हो। शेखर की आवाज सुनते ही इशिका एकदम चौंक गई थी। उसने फुर्ती से पीछे मुड़कर देखा। पहले तो उसकी नजर सीधे शेखर के चेहरे तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो अनजाने में उसकी निगाह उसके चेहरे से फिसलकर उसकी भीगी हुई कसरती बॉडी पर ठहर गई। कुछ पल के लिए जैसे वो वहीं अटक गई थी। जिम के बाद उसके शरीर पर चमकती पसीने की बूंदें और उसका सहज कॉन्फिडेंस भरा हुआ अंदाज इशिका को अनचाहे ही कुछ पल के लिए चुप कर गया था। उसे जैसे अचानक एहसास हुआ वो लगातार उसकी तरफ देख रही है। अगले ही पल उसने झेप कर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसके गालों पर हल्की सी लाली उतर आई थी, जबकि शेखर अभी भी उसी को इमोशनलेस चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए फिर वही खामोशी फैल गई थी, जिसमें सिर्फ दोनों के धीमी सांसों की आहट ही सुनाई दे रही थी। इशिका की नजरें अभी भी अनजाने में शेखर की तरफ ही टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर हैरानी और झिझक का अजीब सा मेल था। वो खुद भी शायद समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसकी नजरें बार बार उसकी तरफ ही क्यों चली जा रही है। उसके होठों से बिना कुछ सोचे समझे बेहद धीमी सी वॉइस में निकला, वाओ यार, सो हॉट। सब निकलते ही उसे खुद अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन
तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी शेखर की शर्टलेस बॉडी से हटी नहीं रही थी। उधर शेखर धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ रहा था। उसने उसकी धीमी सी बुदबुदाहट साफ सुन ली थी। वो कुछ कदम चलते हुए रुका और बिना किसी जल्दबाजी के शांत मगर गहरी सी वॉइस में बोला, अगर ऐसे ही देखती रहोगी तो जो रात से मैंने इतनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था ना, अब नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसके शब्दों में हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस और चेतावनी महसूस हो रही थी। उसकी आवाज सुनते ही इशिका जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने छत से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसके गाल हल्के हल्के लाल पड़ गए थे। अपनी छेप छिपाने के लिए उसने जल्दी से बनावटी गुस्से में कहा, हे तुम ऐसे कैसे मेरे होते हुए बिना शर्ट के घूम सकते हो? हाँ। इशिका की बात सुनकर शेखर जो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था अचानक वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसके होठों के कोने से एक धीरे धीरे ऊपर उठे और एक बेहद हल्की शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। उसने बिना कुछ कहे पलटकर इशिका की तरफ देखा। अगले पर वो धीमे धीमे उसके पास आने लगा। इशिका अभी उसकी नजरों को मतलब ही नहीं समझ रही थी कि अचानक उसने उसका हाथ पकड़कर हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इशिका संभल भी नहीं पाई और सीधा आकर उसके सीने से टकरा गई। उसके माथे ने हल्के से शेखर के सीने को छू लिया, जिनके बाद उसके शरीर से आते पसीने की ताजगी की मिली जुली महक इशिका तक पहुंची। उसने तुरंत नाक से कोड़ते हुए मुंह बनाया और बोली, छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। उसके चेहरे पर शरारती नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से अपनी नाक बंद करने के लिए हाथ उठाने लगी, लेकिन उससे पहले ही शेखर ने उसकी कलाई हल्के से थाम ली थी। इशिका को समझ पाती उससे पहले ही शेखर ने बहुत आसानी से उसे वापस से बेड पर लेटा दिया। वो उसके ऊपर झुककर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांति मगर चिढ़ाने वाली चमक थी। उसने बेहद ही सीमित सी वॉइस में कहा, जान, ये तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हें यही पसीने की बदबू तो हमेशा झेलनी है ना। उसके सब सुनते ही इशिका ने तुरंत उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से उसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन शेखर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। कमरे में हल्की सी सुबह की धूप और फैल रही थी और दोनों के बीच की वही नोक-झोंक भरा माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। इशिका की आंखों में झुंझलाहट साफ थी, जबकि शेखर के चेहरे पर पहली बार सुबह की शुरुआत एक हल्की सी मुस्कान के साथ होती हुई दिखाई दे रही थी। इशिका लगातार पूरी ताकत से खुद को शेखर से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों हाथ बार बार उसके सीने और कंधे को पीछे धकेलने की कोशिश करते, लेकिन जितना वो उससे दूर करती उतना ही शेखर उसकी पकड़ और भी ज्यादा उसमें मजबूत करते जाता। उसकी उंगलियां उसकी कमर को इस तरह थामे थी मानो वो उसे अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करने चाहता हो। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा अभी भी साफ दिखाई देने लगा था। अगले ही पल वो धीरे से उसकी गर्दन के पास झुका। उसका चेहरा बिल्कुल करीब था, जबकि इशिका की सांसें तेज होती जा रही थी। वो लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी उससे, और शायद यही बात शेखर के भीतर की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक बिना कुछ कहे उसने खुद को रोक लिया। अगले ही पल उसने इशिका को अपनी बाहों में उठा लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इशिका घबरा गई। उसने उसके कंधों पर हाथ मारते हुए खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेखर बिना रुके सीधे उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने इशिका को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। खुद भी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने शावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की धार दोनों को एक एक साथ भिगा रही थी और दोनों के ऊपर गिरने लगी थी। कुछ ही सेकंड में इशिका के कपड़े पूरी तरह भीग गए थे और धीरे धीरे उसके शरीर से चिपकने लगे थे। ये महसूस होते ही उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। उसकी आंखों में साफ झिझक उतर आई थी। वो लगातार नजर झुकाए खड़ी थी। शेखर ने उसकी इस हरकत को गौर से देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बाथरूम की दीवार पर मारी कि तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी। इशिका डर कर एकदम से सिमट गई थी। उसकी सांस जैसे अटक गई थी। शेखर गुस्से में उसके बिल्कुल करीब झुक गया था। उसकी आंखें सीधे इशिका की आंखों में थी। फिर उसने बेहद ही भारी और दबे हुए गुस्से के साथ कहा, जानती हो, मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं हूँ, वरना अभी तक तुम्हारे शरीर पर कपड़े नहीं होते। उसके हर शब्द में चोट खाया हुआ आत्मसम्मान और दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। इतना कहकर उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो तुरंत पीछे हटा और तेज कदमों से वॉशरूम के बाहर निकल गया। शावर के नीचे खड़ी इशिका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुपचाप रह गई थी। उसके कानों में अभी तक शेखर के शब्द गूंज रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी बातों को और हरकतों पर पछतावा होने लगा।
उसने आंखें बंद की और धीमे से आवाज में बुदबुदाई, क्या जरूरत थी मुझे उनसे ऐसा बोलने की। तभी उसकी नजर उस जगह पर गई जहाँ कुछ पल पहले शेखर ने दीवार पर मुक्का मारा था। दीवार पर पानी के बीच हल्के हल्के खून के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। बाकी खून पानी के साथ बहकर नीचे गिर चुका था। ये देखकर उसका दिल कसकर धड़क उठा था। उसने तुरंत शावर बंद किया, पास टंगा हुआ एक बड़ा सा बाथरूम उठाया और उसे पहन लिया। वो बाथरूम शेखर का था, इसीलिए उस पर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी ढीली आस्तीनें हथेलियां से आगे निकल गई थी और पूरा बाथरूम उसे किसी मासूम बच्ची जैसा रूप दे रहा था। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे कमरे में लौटी। अंदर आते ही उसने नजर सीधे शेखर पर पड़ी। उसने अपना ट्राउजर बदल लिया था, लेकिन अभी भी शर्ट नहीं पहनी थी। उसके हाथ से अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। फिर भी जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो पूरे शांति से सोफे पर बैठा था और सिगरेट की कस ले रहा था। कमरे में फैला हुआ धुआं, उसके घायल हाथ से टपकता हुआ खून और उसके चेहरे पर बस वही इमोशनलेस खामोशी, ये सब देखकर इशिका के अंदर जैसे गिल्ट और बेचैनी एक साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई थी। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सॉरी फॉर कल की मैं एपिसोड नहीं दे पाई थी। रीजन ये था ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क की। आई डोंट नो कि क्या कनेक्शन कट हुआ था कि क्या हुआ था, बट पूरे एरिया में ही प्रॉब्लम हो रहा था। सो इसीलिए मैं कोई पोस्ट भी अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड मैं आपको बता दूँ गाइस कि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मंडे से आपको 30 मिनट के एपिसोड दूंगी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इतना देर ही बहुत मुश्किल से बैठ के रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं 20 मिनट का ही दूंगी, लेकिन फिर करते करते मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ कि लगता है कि थोड़ा सा हो जाएगा तो कर देती हूँ। बाकी सच बताऊँ तो यहाँ पे 10 मिनट का रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो भी काफ़ी सारे टेक्स लेने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम तो मैं तेजी में बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें इनकरेक्ट भी हो जाती है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि टाइम ही नहीं रहता गाइस। भाई यहाँ पे रिकॉर्ड करना ही बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में आप पंखा बंद करके रह रहे हो जहाँ लोग कूलर या एसी के बिना रह ही नहीं पाते हैं। सो थैंक यू। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बस 1K होने ही वाले हैं, जल्दी से कर दो। फिर और भी मजे के साथ में और भी स्पीड के साथ में हम अपने एपिसोड्स को आगे बढ़ाएंगे। एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।